चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा था, क्लास नंबर 2 है आज। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर पहले आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर चुके हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट कर चुके हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कर चुके हो, इनका डेफिनेशन पढ़ चुके हो, इनके बारे में देख चुके हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बारे में सीख चुके हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा के बारे में सीख चुके हो। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो अल्फा को अफेक्ट करते हैं, ये सारी की सारी कहानी आप लोग सीख चुके हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आज की क्लास के अंदर हम एसिड और बेस के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट एसिड बेस का है वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है अपने पास, ENIUS है, स्पेलिंग पहले ठीक लिखी थी। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखो, ये सबने पढ़ रखा है, लिखते रहो, साथ साथ लिखवा रहा हूँ, साथ साथ बोल रहा हूँ, लिखो फटाफट से। एसिड विच फर्निशेस, एसिड कौन होते हैं इसके, विच फर्निशेस H+ आयंस इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में जाकर क्या दे दें H+ आयन, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सारे के सारे एसिड क्यों हैं, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद क्या दे देंगे, या सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या देंगे, बोलो, H+ आयंस। जो H+ आयंस दे देंगे वो क्या होते हैं, एसिड। देन आगे बढ़ते हैं, बेस क्या होते हैं, विच फर्निशेस OH- आयंस इन सॉल्यूशन। जो OH- आयंस दे देंगे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे बेस। बिल्कुल ठीक है। एसिड की डेफिनेशन होगी आपके पास, बेस की डेफिनेशन होगी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। पानी में ही देखोगे आप ज़्यादातर कहानी तो, ठीक है। जो OH- दे देंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस। जो H+ दे देंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिड। ये डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो डेफिनेशन किसने दी थी, आर्हीनियस ने दी थी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखो एसिड बेस के 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो आपने अभी देखा, अगला जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखवाऊंगा ब्राउनस्टीड-लाउरी कॉन्सेप्ट। ब्राउनस्टीड-लाउरी कॉन्सेप्ट है एक एसिड बेस का, उसको लिखवाएंगे। थर्ड है आप लोगों का ल्यूइस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड वाला ब्राउनस्टीड-लाउरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखो, उसको हेडिंग बना लो, ब्राउनस्टीड BRON, साथ साथ में लिख लेना, ठीक है। बोल रहा हूं मैं, ब्राउनस्टीड लाउरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड होते हैं प्रोटॉन यानी कि H+ डोनर, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब बेस को जरूरी नहीं है, कोई बेस तब होगा जब वो OH ले रहा होगा। अगर किसी के पास OH नहीं है और वो H+ एक्सेप्ट कर सकता है तो वो भी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। पर आज से पहले जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी बेस की, वो ये पढ़ी थी कि जो OH- देता है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होता है, बेस होता है। पर आज आप एक नई डेफिनेशन सीखने वाले हो, जो कि H+ एक्सेप्ट कर लेगा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो भी हमारा बेस कहलाएगा। ये कहानी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, HCl है, ये कौन है, वाटर है, ये कौन है, वाटर है। देन वी हैव, इससे मिलके बनता है मेरे पास H3O+ और साथ में बनता है Cl-। अब इसके अंदर क्या सीन होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जा सकती है और बैकवर्ड कम आ सकती है। मतलब इसका मेनली डायरेक्शन कहाँ रहने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहने वाला है, ठीक है। अभी फंडा लिखवा दूंगा। फिलहाल के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस मेरे को ये बताना है इन दोनों में से एसिड कौन सा है, और अगेन इन दोनों में से बेस कौन सा है।
तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है HCl एसिड होगा क्योंकि ये H प्लस लूज करा रहा है और क्या बना रहा है Cl माइनस। तो एसिड समझ में आ गया, श्योर है। H2O क्या होगा, H2O क्या होगा, H2O क्या कर रहा है, देखो ऑक्सीजन पे ना लोन पेयर होते हैं, आप सबने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, क्या होते हैं लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या कर रहे हैं, H प्लस को, यहां से जो H प्लस निकला उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। तो O पे कौन सा चार्ज आ जा रहा है, पॉजिटिव का, और H इसके साथ जुड़ जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है H3O प्लस। ये फंडा क्लियर हो रहा है। तो मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि O के ऊपर अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर, देखो H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है बहुत भयंकर तरीके से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इस दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, वो भी किसी ने ले लिया, तो इसके ऊपर तभी कौन सा चार्ज आ रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ दिख रहे हैं, लोन पेयर में। लोन पेयर लूज कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस ब्रॉन्स्टेड वाली डेफिनेशन ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि ये क्या कर रहा था, H प्लस एक्सेप्ट कर रहा था। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ, पहले तो ये बताओ यस और नो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पीएच की कहानी आ जाएगी, हो सकता है आज ही की क्लास में आ जाए, तो पता लग जाएगा कब pH 7 जो है वो केवल और केवल आपका वाटर के केस में होता है, जिसमें H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि pH 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, वो देखना पड़ेगा कि H प्लस और OH माइनस की कंसेंट्रेशन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा सब्र करो, अभी सारी कहानी आ जाएगी। फिलहाल के लिए तो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्राउनस्टीड लॉरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक और अगर किसी ने पहले पढ़ लिया है ये टॉपिक, तो एक कॉन्सेप्ट बना होता है दिमाग में कि एसिड जब H प्लस लूज कर देता है तो जो स्पीशी बचती है इसको इसका कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कॉन्जुगेट बेस पेयर बुलाते हैं। एसिड जब अपना H प्लस लूज कर देता है तो क्या बना रहा है, Cl माइनस। अब आप ये देखो कि अगर फोर सपोज करते हैं ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, जो कि कम जा रही है पर जा रही है, तो ये क्या काम कर रहा है, Cl माइनस इस H3O प्लस से क्या खींच रहा है, H प्लस ले रहा है, तभी तो HCl बनाएगा। तो जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। एसिड का क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या कर रहा है, H प्लस लूज, तो ये बेस का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। एक कहानी अगर किसी ने पहले ये चैप्टर स्कूल में पढ़ लिया तो ऐसे बोलते हैं कि एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक। ये कॉन्सेप्ट बनाया होता है कि एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, पर ऐसा है ना, ये 100% सही बात नहीं है। जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक। स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, पर जो बहुत ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है केवल उसके केस में होता है। जो कम स्ट्रॉन्ग वाले एसिड हैं उसके केस में ऐसी चीज़ वैलिड नहीं है। इसको मैं प्रूफ करूंगा बाद में, ठीक है। ये उनके लिए बात बता रहा था जिन्होंने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि वहाँ पे फिर यही थ्योरी इस तरीके से आपको याद करवाया जाता है, ठीक है। तो आज उसको एक बार थोड़ा सा और डीप में जा करके देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं वापस आता हूँ इस पर। इसका एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मेरे पास है NH3, ठीक है, और मेरे पास है H प्लस। अच्छा चलो, इसको तो मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा ही, एक बार एक तीसरी डेफिनेशन और क्लियर कर लेते हैं, ल्यूइस एसिड बेस वाली, ठीक है। इसको हटा दूं, ये नोट कर लिया साथ साथ, 1 सेकंड और लो, बस 30 सेकंड और लो इसके लिए, जल्दी से ख़त्म करो इसे। एक और डेफिनेशन, देन अपना वापस से ब्राउनस्टीड लॉरी अप्रोच पे आएंगे।
यहाँ पे चलो एक और बात भी ऐड कर लो, इसको मेंशन कर लो, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस है ये, एसिड बेस कॉन्जुगेट, ठीक है। ये इसमें एक बात होती है कि ये डिफर बाय प्रोटॉन रहेंगे हमेशा। अगर दो प्रोटॉन का फर्क आ गया तो फिर वो पेयर नहीं है एसिड बेस पेयर। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस में कितने प्रोटॉन का फर्क रहेगा, दे विल डिफर बाय 1 प्रोटॉन ओनली, ठीक है। जैसे ये है कॉन्जुगेट एसिड बेस एसिड है, इसमें भी एक H प्लस का फर्क है, देख लो, इसमें एक H प्लस ज़्यादा है, इसमें एक कम है H, और ऐसे ही यहाँ पे इसमें एक H ज़्यादा है और इसमें एक H कम है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पहचानने को कि कौन सा आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, तो वहाँ पे देखना है कि दोनों में अगर एक H प्लस का फर्क है, वो तो है, वो तो हो जाएगा, पर अगर कई बार दो बनाए हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक क्वेश्चन लेके बताएंगे बाद में, फिलहाल के लिए ल्यूइस की डेफिनेशन बता देते हैं, इसको ज़रूर लिख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको कि सीधा डायरेक्ट देखने के लिए डिफर बाय H प्लस रहता है। अब बात करते हैं ल्यूइस एसिड बेस की। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप करोगे तो ये वाली डेफिनेशन लगने वाली है, अब ल्यूइस वाली जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ल्यूइस भाई आए, ल्यूइस कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो बेस हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड हैं। ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ल्यूइस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बेस का काम करेंगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी वो किसका काम करेंगी, वो काम करेंगी एसिड का। इलेक्ट्रॉन डोनर किसका काम करेंगी, बेस का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीशीज किसका काम करेंगी, एसिड का। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप बताओ कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। फॉर एग्जांपल NH3 बना हुआ मेरे पास प्लस H प्लस बना हुआ, आप बताना इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा एक्सेप्ट करेगा। ये कैसा कंपाउंड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मतलब ये कैसा है, प्रोटॉन कैसा होता है, कैसी स्पीशी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन रिच है। ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, एक इलेक्ट्रॉन लेके इस दुनिया में आया था, वो भी अब इसके पास नहीं रहा, तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। शौर्य सुन ले तू पहले भाई, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो दिखाते कैसे हैं, टेल उसकी साइड आती है जिस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और हेड उसकी साइड आती है जहाँ को जा रहे हैं। तो N पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का, और H कितने लग जाएंगे इसके पास, 4, तो NH4 प्लस बन जाएगा। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये कैसा हुआ, ल्यूइस बेस, और ये कैसा हुआ, ल्यूइस एसिड। ये क्लियर है। चलो ये देखो एक और चीज़ देखो, ऐसा ही एक और एग्जांपल देखो, ये आपने वहाँ देखा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, NCERT में था और काफ़ी लोगों के स्कूल में भी आया था। आपको बोला था BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे p ऑर्बिटल खाली होता है। BF3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। अमोनिया पे लोन पेयर है, वो इसको दे देगा। वहाँ पे ये था कि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है sp2 से sp3। याद आया कि नहीं आया, बोलो। तो यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ल्यूइस बेस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। BF3 किसका काम कर रहा है, ल्यूइस एसिड का। तो ल्यूइस एसिड होने के लिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोरोन का ऑर्बिटल p वाला क्या है, खाली है, वैकेंट है। फंडा क्लियर हो रहा है, करो जल्दी करो। ये क्या कहानी चला दी है बाहर। नोट कर ले तू, कह दे कर लिया, समझने की जरूरत नहीं है, नोट ही करने आता हूं मैं, पहले कर लेता हूं। बढ़े आगे बढ़े, हटा दें, समझ में तो आ रहा है ना। 3 कॉन्सेप्ट समझा दिए। जो H प्लस देगा एसिड, जो OH माइनस देगा वो बेस। किसने कहा था, आरिनियस ने। जो H प्लस देगा वो एसिड, जो H प्लस लेगा वो बेस, ब्राउनस्टेड। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एसिड, ये ल्यूइस। सबसे इंपॉर्टेंट,
जो आपके स्कूल में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो है ब्राउन-स्टीड लाउरी, ठीक है, और नहीं आएगा कोई भी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको मिलेगा बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला। अगर किसी के स्कूल में करा दिया तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आएगा ये। इलेक्ट्रोफाइल सारे के सारे ल्यूइस एसिड होते हैं और न्यूक्लियोफाइल ल्यूइस बेस होते हैं, ठीक है, तो कराएंगे वो भी, आएंगे उस पर। ब्राउन-स्टीड लाउरी कॉन्सेप्ट की कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप बताना ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि मेरे पास HCl है और Cl माइनस है, एक H प्लस का फर्क है ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया है NH3, मैंने बोला ये NH4 प्लस बन गया, ये कैसे बना होगा NH4 प्लस, H प्लस एक्सेप्ट करके, तो ये हो गया आप लोगों का H प्लस एक्सेप्टर, तो क्या हो गया बेस, तो अमोनिया हो गया बेस और ये हो गया उसका कॉन्जुगेट एसिड। ये फंडा क्लियर हो रहा है। ये NH2 माइनस, इसमें भी किसका फर्क है, एक H प्लस का फर्क है। अब इन दोनों में बेस कौन होगा, NH2 माइनस जब H प्लस गेन करेगा तो क्या बनाएगा NH3, तो ये बेस होगा और ये क्या हो जाएगा एसिड, यानी कि ये एक अलग एसिड बेस पेयर हो सकता है। फर्क समझ में आ रहा है ना, एक H प्लस का फर्क वाले एसिड बेस पेयर हो सकते हैं। बस उन दोनों को फिर देखते हुए ये समझना है कौन H प्लस दे सकता है और कौन H प्लस ले सकता है, उसके बेसिस पे वो एसिड और बेस हो जाएंगे। अगर एक एसिड हो गया तो उससे बनने वाला उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। जैसे कि ये देखो HCOOH, ये थोड़ी परेशानी देता है, ये नहीं देगा, एक H प्लस का फर्क है, ये एसिड है क्योंकि H प्लस दे रहा है, फिर ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा अगर ये पेयर बनाओगे तो। अच्छा, इसका एक और भी स्कीम है, ये भी पेयर हो सकता है, तो तुमको सबसे आसान रहेगा एक H प्लस का फर्क अगर आप पकड़ पाओगे तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो जाएंगे। जैसे कि अब आप बताना, ठीक है, H3PO4 है और Na3PO4 है, क्या ये एसिड बेस पेयर रहेंगे? या फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके साथ में आपके, NaH2PO4, साथ में ले लिया मैंने Na2HPO4। देखो इसमें एक H का फर्क है तो ये एसिड बेस पेयर हो जाएगा। इसमें देखो ये 3 H हैं और यहाँ 3 Na हैं, यानी कि 3 हाइड्रोजन का फर्क है, तो 3 हाइड्रोजन के फर्क वाले कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कभी भी नहीं हो सकते। कर लो, नोट कर लो, नॉट कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कभी नहीं होंगे ये। वो ल्यूइस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाला ल्यूइस कॉन्सेप्ट है। चलो ये बताओ H2CO3 और Na2CO3, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकते हैं? ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे कितने H का डिफरेंस है, नहीं हो सकते भाई, नहीं हो सकते। गॉट इट? ठीक है, हटा दूं? तो पहले हमें ये पकड़ना आ गया कि कौन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सकता है, कौन नहीं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज खोलोगे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन इसी पे ही हैं कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ये करो वो करो। अब तुम्हें काफ़ी आसान लगेगा अगर तुम एक बार ठीक से समझ चुके हो तो। फिलहाल अपन बढ़ते हैं दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन ली थी HCl + H2O और ये रिएक्शन आगे की तरफ बनाई थी, ठीक है। ये के इक्विलिब्रियम इसमें एग्जिस्ट करेगा, लिख लो तुम लोग, दोबारा से लिखो, एक्वस है, ये लिक्विड है और ये क्या देगा H3O+,
प्लस Cl माइनस, ठीक है। और HCl क्या है अपना, स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है H2O, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वीक, कॉन्जुगेट बेस बुलाते हैं पर ये वीक बेस है, और ये वीक एसिड है। इसको मैं वीक क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ वीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इक्विलिब्रियम का साइन बनाया है। ये इक्विलिब्रियम का साइन मुझे ये बताता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में तो बहुत ज़्यादा जा रही है पर बैकवर्ड में कम आ रही है। बैकवर्ड में अगर कम आ रही है तो फिर ये भी H प्लस एक्सेप्ट तो नहीं करना चाह रहा इतना बढ़िया से। अगर बहुत बढ़िया से एक्सेप्ट करना चाहता तो फटाफट आ जाती। अगर ये बढ़िया से नहीं कर पा रहा, मैं बस से साइन देख के ये जजमेंट कर ली है मैंने। क्या आपको क्लियर हो रही है बात कि ये बहुत बढ़िया से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, बहुत ज़बरदस्त वाला एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है। फंडा हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बोलो, हो गया क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोला, वीक एसिड, और इसको क्या बोला, वीक बेस, क्योंकि मैंने यहाँ से पकड़ लिया। सही है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक, ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी होता है कि वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, मतलब कॉन्जुगेट वाली जो चीज़ होगी वो क्या बनेगी, थोड़ी सी उल्टी। ऐसा आप कह सकते हो कि ज़्यादातर होगा पर हर बार ये बात सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो हर बार वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब आप कह सकते हो कि 80% वाला पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रहेगा कि 80% ऐसा ही होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का ये होगा और वीक, मतलब ये होगा कि वेरी स्ट्रॉन्ग, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं ना उनके लिए ये चीज़ वैलिड रहेगी, पर जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा इसी चैप्टर में कि ये देखते कैसे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। अभी करते हैं, चलो इसकी बात भी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए एक नोट पॉइंट लिख लो आप लोग, ऑल एसिड बेस रिएक्शन, all acid base reaction proceeds in the direction all acid base reaction proceeds in the direction which produces weaker acid and weaker base, ठीक है। रिएक्शन उस साइड पे जाना चाहती है जहाँ पे वीकर एसिड और वीकर बेस बनेंगे, उस दिशा में ज़्यादा रहेगी। एक कॉमन इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे समझ लो, ऐसा रहेगा, ये जनरल ट्रेंड रहेगा, ठीक है। एक और बात सीख लो, फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो एक होगा Ka, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। यार एक बात बताओ, सुनो, फॉर सपोज करते हैं HCl है, वो किस में ब्रेक डाउन होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो होगा Ka, और Ka कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला था, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, मतलब H प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन HCl। अब एक बात बताओ, एसिड कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो जल्दी से H प्लस दे देगा, यानी कि जिसका Ka हाई होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि ये Ka हाई किसकी वजह से हो रहा था, H प्लस की वजह से ही तो हो रहा था, और जो ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा उसकी H प्लस की कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर फॉर सपोज करते हैं कोई बेस है, क्या सपोज करते हैं कोई बेस है, जैसे ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया था, कोई बेस है
जैसे अपन मान लेते हैं वीक बेस ले लेते हैं, क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वीक में ना। तो इसके लिए मैं क्या निकालूंगा, KB। ये कैसे आएगा, NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH। तो जिसकी OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी उसका KB ज़्यादा होगा, और जिसकी OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वो बेसिक ज़्यादा होगा। तो जिसका KB ज़्यादा है वो बेसिक ज़्यादा है, और जिसका Ka ज़्यादा है वो एसिडिक ज़्यादा है। ये फंडा समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, ये बात याद रख लोगे। तो Ka स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मल्टीप्लाई करना है इसको KB। तो अगर एसिड लिया है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, कॉन्जुगेट बेस पेयर का। तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर के डिसोसिएशन कांस्टेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा KW 10 की पावर -14, बट ये बनेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस ओनली, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही यही बात सत्य रहेगी। तो आप एक बात को अभी के लिए याद कर लो, इस बात को मैं दोबारा करूँगा तो और अच्छे से कुछ बातें आपको और क्लियर होंगी। ये तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद वही बात करने वाला हूँ जो मैंने अभी आपको सिखाई है। पहले यहाँ तक नोट कर लो फटाफट से, इसे हटाएंगे फिर, ठीक है। करो, नोट करो जल्दी। डन, हेडिंग बना लो, कॉन्जुगेट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड conjugate of very strong acid is a weak base। एग्जाम्पल दे रहा हूँ पहले। ठीक है, क्या बोला मैं, बोलो। कॉन्जुगेट ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ वीक बेस। ठीक है, अब वेरी स्ट्रॉन्ग में कौन आएंगे, HClO4। इसका ये अगर एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, अगर ये एसिड्स हैं तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H प्लस लूज करा दो। H प्लस क्या कराता है, H प्लस एसिड क्या कराता है, H प्लस लूज, तो ये क्या बनाएगा ClO4 माइनस। ठीक है, HI का कॉन्जुगेट बेस बताओ, I माइनस। HCl का कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, वीक बेस हो जाएंगे। कर लो, नोट कर लो, वाइस वर्सा कर दो। कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड्स, very weak acids
आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो फटाक से H प्लस अपनी तरफ खींच लेगा, जैसे कि H2 है। अब ये वीक एसिड है, क्या ये? पर एसिड है तो क्या बनाएगा? अभी भी कॉन्जुगेट बेस ही बनाएगा। बताओ इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H2 का कॉन्जुगेट बेस बताओ। H माइनस होगा, क्योंकि एसिड वो होता है जो H प्लस लूज करा देता है, और जब H प्लस बन के जाएगा तो पीछे कौन सा साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। चलो ये बताओ अर्जुन, ये बता NH3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा अगर ये एसिड है तो? NH3 पे कोई चार्ज नज़र आ रहा है? तो ये क्या होगा? NH2 माइनस। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलो बताओ CH4 का क्या होगा कॉन्जुगेट बेस? CH3 माइनस, एक H का फर्क है। OH माइनस, ओ माई गॉड, पहले से ही एक माइनस है। OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? अगर मैं किसी का कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा हूँ तो वो क्या होगा? एसिड होगा, भले ही वो वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिड। एसिड क्या करता है? H प्लस लूज, पहले से एक माइनस का साइन है, तो ये क्या बना देगा? O-2। अगर बनने वाला एसिड, ये एसिड मेरा वेरी वीक एसिड है, तो फिर जो बेस बनेंगे वो क्या बन जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे। सही है? चलो एक और स्टेटमेंट लिखते हैं हम। नोट कर लिया साथ साथ? इसमें लिखो एक और, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड अब पहले की तरह यहाँ पे वेरी वर्ड नहीं है, पहले की तरह यहाँ पे वेरी वर्ड नहीं है। वीक एसिड इज ऑल्सो वीक बेस, और पहले की तरह यहाँ पे बिल्कुल काम उल्टा भी नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। RCOH एसिड का भी ले लिया आप लोगों ने, HCN ले लिया, H2CO3 ले लिया। ये आपको देखने को भी मिलेंगे, पता है, ये इस टाइप के कंपाउंड हैं, ये वीक एसिड है। ठीक है, जब मैंने कल लास्ट क्लास में आपको वीक एसिड लिखवाए थे, वीक बेस, उसमें ये थे, देख लेना वीक एसिड की डेफिनेशन में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड थे ना, वहाँ पे ये भी थे। ठीक है, अब देखो सर इसको आप कैसे समझाओगे, पहले ये बताओ। इसको ना मैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से समझाऊंगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इस बात को समझाने का। देखो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा वीक एसिड है, तो मेरा ये बेस हो गया, और एसिड क्या करता है? H प्लस को लूज करता है। इसका Ka गिवन है, Ka आपको सिखा दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। और आप ये देख सकते हो इसका Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁵ है, यानी कि ये थोड़ा सा कम में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की। ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपको बोला था Ka इंटू KB, KW एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही थी। इसका Ka अगर मैं KB निकालना चाहूँ तो KW कितना था? 10⁻⁻14 है, फिक्स हो जाता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। KB निकालना चाहूँ क्योंकि Ka मैंने दे दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 10⁻⁹। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 10 की। भाई 1/1.8 को अभी हमने ज़्यादा नहीं किया, सीधा ये 5 हटाओ और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻⁹। और ये किसकी वैल्यू है? Kb की। तो जब Ka 10⁻⁵ में वीक एसिड था, तो आपको नहीं लगता कि Kb तो और भी ज़्यादा छोटा है? तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना कम है? बहुत ही कम है। तो इसीलिए ये बेस कैसा हो जाएगा? ये वीक बेस हो जाएगा। जबकि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हम स्कूल में निपटा देते हैं जल्दी जल्दी,
वो यही होती है फटाफट, जहाँ पे याद करवाना होता है, जहाँ पे फटाफट याद करवाना होता है वहाँ पे यही कहानी बनती है कि एसिड का अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। पर जहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखें तो वहाँ पे ये 100% बात सही नहीं है। ठीक है, प्रूफ है आपके सामने, एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया है ये मैंने सारा का सारा। ठीक है, ये हमने घर पे नहीं बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको प्रूफ के साथ समझ में आई है ना। चलिए आगे इसके अंदर और क्या कहानी आएगी, ये आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। एसिड्स के लिए एक टर्म यूज़ करी जाती है बेसिसिटी। एसिड्स के लिए एक टर्म क्या यूज़ करी जाती है, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी, हाँ, जितने H+ आयंस होते हैं, अच्छा जितने हाँ रिमूवेबल H+ आयंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एसिड H+ पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ पर मॉलिक्यूल। भाई वो दे भी सही, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इसके अंदर H3PO4। देखो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर मैंने केमिकल बॉन्डिंग में सिखा रखा है कि फॉस्फोरस पे हमेशा एक डबल बॉन्ड तो होगा ही। ठीक है, H3PO3 एक तो P डबल बॉन्ड होगा ही। अगर आपको याद आ रहा हो हमने किया हुआ है ये सब, जैसे वहाँ पे n फैक्टर से सिखाया था, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। देखो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन खींचना चाहती है, तो ही वो इस H के बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके H+ को भगा देती है और O पे क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है। तो O पे माइनस का चार्ज आ सकता है, जबकि P और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक आपका नहीं होता, तो ये pH एज इट इज रिटेंशन में रहेगा, ये टूटेगा नहीं, इसको यहाँ से H+ नहीं जाएगा। तो O के साथ डायरेक्टली अटैच जो H+ हैं वो H+ बन के जा सकते हैं, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आप लोगों की 3, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे केवल O के साथ एक ही H है तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1। वहाँ पे आपने इसको n फैक्टर से पढ़ा था। ठीक है ना, यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इनको एसिडिक हाइड्रोजन भी बुलाते हैं। जो H+ बन के जा सकते हैं उनको क्या बुलाते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसलिए बेसिसिटी कितनी है इसकी 3। बाकी के जो आपके एसिड्स है ना, मैंने क्यों नहीं बनाए, क्योंकि HCl है, H2SO4 है, उसमें जितने H+ है ना वो H+ बन के जा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे हैं जिसमें H तो ज़्यादा हैं पर उनकी बेसिसिटी कम है। बाकी जो नॉर्मल है HCl है ना, H2SO4 है, HCl में एक H+ है तो n फैक्टर 1 है, मतलब उसमें H+ एक है, एसिड बेसिसिटी उसकी 1 है। H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, उसमें दिख भी 2 रहे हैं और हैं भी 2, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इसलिए इसको एक बार बता दिया है। ठीक है, करो जल्दी करो, इसके नाम लिख लो। चलो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये टॉपिक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसिडिटी, वो किसके लिए हो जाएगा, बेस के लिए हो जाएगा। ये नोट हो गया था ऊपर वाला, करो जल्दी करो। बेस में तो जितने OH दिख रहे हैं वही होते हैं बस, ठीक है ना, उतनी बेसिसिटी होती है, उसमें कुछ नहीं होता। जल्दी करो, जल्दी नोट। मत करना, सही सलामत घर जाना। तो चलो भाई देखो,
हटा रहे हैं इसको। देखो एसिडिटी ऑफ ए बेस, ये साथ साथ लिख लो, बहुत इजी है। बेस के लिए टर्म यूज होती है किसकी? एसिडिटी की। और इसका क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू डोनेट OH माइनस। जितने OH माइनस आपको दिखे, जैसे NaOH है, KOH है, इन दोनों में कितने OH माइनस आयंस हैं? एक एक हैं। तो ये मोनोबेसिक एसिड हो गए। ओ सॉरी, इनको मोनोबेसिक बुलाते हैं। इनकी एसिडिटी 1 हो गई। एसिडिटी कितनी हो गई? 1। और इनको बुलाएंगे क्या? मोनोबेसिक। जैसे CaOH होल ट्वाइस है, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई? 2। ये हो गए डाइबेसिक। AlOH होल थ्राइस ट्राइबेसिक। कर लो, ये वर्ड ना आपको आएंगे आगे चल के। ट्राइबेसिक या डाइबेसिक, ठीक है ना, या डाइप्रोटिक। नहीं, प्रोटिक तो हम एसिड के लिए यूज़ करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, ये इसको लिख लो ट्राइप्रोटिक एसिड। हाँ, जो प्रोटॉन देता है वो ट्राइप्रोटिक एसिड, और ये डाइप्रोटिक। मतलब ना वर्ड आपको कंफ्यूज ना करें जब बाद में आए, तो बात ये है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको आसान लग रहा हो, पर ये वर्ड जो है अगर हमें नहीं पता रहते और फिर आ जाते हैं, फिर ये वर्ड हमें बड़ा परेशान करते हैं, यार ये मोनोबेसिक का क्या मतलब है, क्यों आ गया ये, और होता वो बहुत आसान है। तो प्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, क्या मतलब है ये सब, दोबारा से इसलिए बता दिया, यूज़ होंगे सबके सब। यार इसको ना, इसको ऐसे लिख लो, ये ऐसे भी आ सकता है, मोनो एसिडिक बेस, और ये डाई एसिडिक बेस, ये भी नाम हो सकते हैं इनके, ठीक है। मतलब कितने H+ खाने की पावर है इसके पास? 1, क्योंकि एक OH माइनस कितने H+ खाएगा? 1। 2 H माइनस कितने H+ खाएंगे? 2। इस तरीके से रहेगा। फंडा क्लियर है? बेसिसिटी वर्ड एसिड्स के लिए और एसिडिटी वर्ड बेस के लिए। हटा दें इन सबको। हेडिंग बनेगी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर किस में टूटेगा? चलो बता दो, वाटर किस में टूटेगा? H+ और OH माइनस आयंस में टूटेगा। मेरे को एक बात बताओ, H2O एसिड हुआ कि बेस हुआ? मतलब यहाँ पे Ka लिखूँ या Kb लिखूँ? H+ दे रहा है तो क्या हुआ? एसिड। OH माइनस दे रहा है, क्या हुआ? बेस। तो दोनों ही हो गए। Ka भी यूज़ हो सकता है इसके लिए, और Kb भी यूज़ हो सकता है, पर निकालने का तरीका ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। वैसे H2O की जो कंसेंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर ml होती है। बोलो यार। और कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोलारिटी। कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोलारिटी। मोलारिटी कैसे चेक करते हैं? पर लीटर। अरे बोलो यार, यस और नो। तो पर लीटर के हिसाब से इसका मास जो आ जाता है वो कितना आ जाता है? 1000 आ जाता है, क्योंकि डेंसिटी क्या है? 1। और इसको इसके मोलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो 55.5 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन रहती है। ये फिक्स रहती है, ये आप याद रख सकते हो। आपने कई बार ये पहले भी यूज़ किया है टर्म 55.55। तो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जो रहती है वो आप लोगों की इस तरीके से रहती है, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं यहाँ पर लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की।
ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया आप लोगों का Ka। ऐसा कह लेते हैं, एक बार ये यूज़ कर लेते हैं Ka। सुनो, Ka आपका क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये भी क्या है आप लोगों का, ये भी क्या है आप लोगों का, कांस्टेंट है। आपको याद है इक्विलिब्रियम में जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, एक्वस वाला नहीं, लिक्विड वाला, उसको क्या मान लेते हैं, 1। याद है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट है, बता दिया कितना एक है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट। यानी कि मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि Ka ऑफ H2O इनटू H2O लिक्विड की कंसेंट्रेशन किसके बराबर है, H प्लस आयन्स इंटू OH माइनस आयन्स के, ये कांस्टेंट है। तो ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डाल देंगे Kw, इसको बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या बुलाएंगे बेटा अपन लोग इसको, Kw इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना Kw H प्लस इंटू क्या हो जाएगा, OH माइनस। ये समझ में आ रहा है बना कैसे है। वाटर सेल्फ आयोनाइज कर सकता है अपने आप को, H प्लस और OH माइनस दे सकता है, कम डिसोसिएट होता है, वो बात बाद में कर लेंगे। पर वाटर के लिए Kw क्या हो जाएगा, H प्लस इंटू OH माइनस। फंडा क्लियर हो गया। क्या सर सेल्फ आयोनाइज केवल वाटर ही हो सकता है, और कोई लिक्विड सेल्फ आयोनाइज नहीं हो सकता? और भी लिक्विड सेल्फ आयोनाइज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, पर वो ज़्यादा देखने को आपको मिलते नहीं हैं। जैसे HCOH, ये लूज़ करेगा तो ये, गेन करेगा तो ये लिक्विड कर दो, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे आप लोग के, लिक्विड इस तरीके से रहेंगे, है ना। NH3 अमोनिया लिक्विड होता है, ये NH4 प्लस NH2 माइनस बनाएगा। इसके 2 यूनिट लेने पड़ेंगे, इसके 2 यूनिट लेने पड़ेंगे। तो सेल्फ आयोनाइज केवल वाटर नहीं कर सकता है, सेल्फ आयोनाइज ये भी हो सकते हैं। सेल्फ आयोनाइज का मतलब है जो अकेली स्पीशी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से प्लस और माइनस में, वो होती है सेल्फ आयोनाइज, जो खुद को आयोनाइज करा ले। तो खाली वाटर ही नहीं हो सकता, बाकी भी हो सकते हैं, पर वी विल ओनली टॉक अबाउट, मतलब ज़्यादातर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, वाटर में। क्यों सर? क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल सॉल्वेंट है। वाटर जो है वो हमें आसानी से मिल जाता है, और ज़्यादातर रिएक्शन हम वाटर के अंदर ही कर देते हैं इस तरीके से, तो इसलिए हम वाटर की ही बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको नोट करना है, कर लिया? ये नोट हो गया तुम्हारा? हटा दें इसको। एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये बात याद रखनी पड़ेगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इक्वल टू होती है OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन के। एक बात बताना, H2O, एक H2O कितने H प्लस दे रहा है और कितना OH माइनस दे रहा है? मतलब जब भी ये टूटेगा तो बराबर H प्लस और बराबर OH माइनस में ही तो टूटेगा, तो इसलिए H प्लस का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन हो जाएगा 10 की पावर -7 मोलर। ये इन प्योर वाटर, प्योर वाटर को डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, अब आप Kw जो बनाओगे, Kw आपने क्या सीखा था, ये केवल और केवल किस पे बात हो रही है, टेम्परेचर स्पेसिफिक है ये, मतलब ये टेम्परेचर चेंज करती कहानी बदल जाएगी टोटली। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw H प्लस इंटू H माइनस के बराबर था, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 इक्वल टू 10 की पावर माइनस। ये बात समझ में आ रही है? यूनिट का मतलब जो भी है स्क्वायर हो जाएगा। एक ये बात आप ध्यान रख लेना, वैसे पहले भी रख लिया आपने ध्यान, दोबारा से रख लो।
ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट और भी है कि ये जो प्रोसेस है H2O लिक्विड का जो क्या देता है H प्लस एक्वस, और ये कैसा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक है। ये कैसा प्रोसेस है बच्चों, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें हीट क्या होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है पहले तो। फिर इसके बाद एक बात आप समझ सकते हो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। ये लास्ट क्लास में भी बात हुई थी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीज होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है, अगर उस टाइप के इक्विलिब्रियम में आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड में। देखो लीच एट लियर याद कराता हूँ। एंडोथर्मिक मतलब इसमें ऐसे प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। लीच एट लियर कहेगा जिस दिशा में टेम्परेचर कम हो रहा है उस दिशा में रिएक्शन को बढ़ाओ। तो फॉरवर्ड जाने पे एंडोथर्मिक थी ना, तो टेम्परेचर कम कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, जहां एब्जॉर्ब हो रहा है, तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड। तो मेरा कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी इंक्रीज होगी, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, देयरफॉर KW आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये बात समझ रहे हो, सब एक दूसरे से लॉजिक कनेक्ट हो पा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिसोसिएशन बढ़ी, डिसोसिएशन पर आयंस की कंसेंट्रेशन बढ़ी, आयंस की कंसेंट्रेशन पर KW बढ़ जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, ये 25 डिग्री सेल्सियस जो आपको दिख रहा है, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये बात लॉजिक समझ पा रहे हो यहाँ से कि नहीं, बोलो ये समझ पा रहे हो लॉजिक, ठीक है, ठीक है। चलो तो एक काम करो, इस लॉजिक को जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास से जो है वो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ये बस यहीं तक करके छोड़ दो ताकि नोट्स बना लो। मैं फटाफट से इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सामने आपको ये रिलेशन ही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो तो फिर है ना।